हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। बात करेंगे इसमें एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस इन लर्निंग असेसमेंट की। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये वीडियो एंड तक पूरे ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी बुक नहीं उठानी पड़ेगी, इतने अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, और अगर चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से असेसमेंट फॉर लर्निंग से रिलेटेड बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट टेस्ट की कि यूनिट टेस्ट क्या होता है। अब देखिए, किसी भी एजुकेशन सिस्टम में टेस्टिंग और टीचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले हम पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद क्या है, उस चीज़ को टेस्ट करेंगे कि जो हम पढ़ाना चाहते थे वो बच्चों को समझ आया है या नहीं आया। तो यूनिट टेस्ट में क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि किसी भी बुक में या मान लीजिए सब्जेक्ट में 6 to 10 यूनिट्स तो होती हैं। तो यूनिट टेस्ट मतलब कि उन यूनिट्स को ब्रेक कर देना, एक एक यूनिट का टेस्ट लेना, ताकि बच्चे का लेवल पता चले टीचर को कि उसको कितनी नॉलेज मिली है या कितना उसे अभी और सीखने की ज़रूरत है, या उस यूनिट में पर्टिकुलर यूनिट में कितनी इंप्रूवमेंट चाहिए। इन मार्क्स के बेसिस पे क्या है, स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं कि जैसे कि मान लीजिए हम ग्राफ्स बनाते हैं या फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन्स बनाते हैं, ताकि हमें पता चले कि कितनी इंप्रूवमेंट आ रही है या कहाँ पे इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है या परफॉर्मेंस डाउन जा रही है। तो वो सारी चीज़ें पता चलती है। अब बात करें अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट टेस्ट की, कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो सबसे पहले तो क्या है, मेजरमेंट टूल है। हम चेक कर सकते हैं कि बच्चे ने कितना किया है, मेजर कर सकते हैं, उसकी इंप्रूवमेंट को मेजर कर सकते हैं। डायनामिक प्रोसेस है, चेंज होती रहती है, कभी कोई यूनिट मिल रही है टेस्ट में, कभी कोई यूनिट मिल रही है, कभी किसी तरीके से टेस्ट हो रहा है, कभी ऑब्जेक्टिव हो रहा है, कभी सब्जेक्टिव हो रहा है। बेस्ड ऑन सिंगल यूनिट है, सिंगल यूनिट की बात करते हैं इसमें, ताकि बच्चे को अच्छे से समझ आ सके, किसी मतलब एक यूनिट को लेके ही उसका टेस्ट होता है। साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक तरीके से होता है, प्री प्लान है, पहले से टीचर प्लान करता है कि हाँ मैं इस यूनिट का टेस्ट लूंगा, और फिर उसके बाद क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपने दिमाग में सेट करता है, फिर टेस्ट होता है। सिस्टमैटिक वे में होता है, प्रॉपर क्वेश्चंस होते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, कितने सब्जेक्टिव होंगे, पूरा क्या है, सिस्टमैटिक वे में तैयारी होती है। फिर बात करें अगर हम स्टेप्स फॉर सेटिंग अप अ यूनिट टेस्ट, कैसे सेट किया जाता है यूनिट टेस्ट। सबसे पहले बात आती है प्लानिंग की। टीचर क्या है, प्लान करता है, उसमें टीचर का ध्यान रहता है कि वैलिडिटी हो उस टेस्ट की, रिलायबिलिटी हो, सुटेबिलिटी हो, मतलब ये सारी चीज़ें हो कि एक्यूरेसी हो, वो जो टेस्ट ले रहा है उसका कुछ रिजल्ट निकल के आया, ऐसा नहीं है कि कुछ भी टेस्ट दिया जा रहा है। तो सबसे पहले टीचर क्या करेंगे, यूनिट एनालिसिस करेंगे, यूनिट को एनालाइज करेंगे कि कौन सी यूनिट हमें देनी है। कंटेंट एनालिसिस करेंगे कि कंटेंट को एनालाइज करना कि उस यूनिट में से हम किन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, वेटेज किसे देंगे, कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, कौन सी लेस होगी, आइटम्स कौन कौन सी होंगी, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू होंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव को कितना वेटेज मिलेगा, कि कितनी नॉलेज के बेसिस पे होंगे क्वेश्चन, कितने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे होंगे, डिफिकल्टी लेवल कितना होगा। फिर जब ये सारी चीज़ें टीचर सोच लेगा तो क्या करेगा, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेगा, मतलब एक रफ स्केच तैयार कर लेगा अपने टेस्ट का। फिर उसके बाद बात करते हैं हम एडिटिंग द यूनिट टेस्ट। एडिट कैसे करेंगे उसको, जितने भी उन्होंने आइटम सोचे हैं उनको कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर उनमें से सिलेक्ट करेंगे, फिर ग्रुपिंग करेंगे कि हाँ ये वाले आइटम्स मुझे वेरी शॉर्ट्स में देने हैं, ये वाले शॉर्ट में देने हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉर एग्जामिन, जो वहाँ पे बंदा एग्जाम ले रहा है उसको इंस्ट्रक्शंस होंगी कि किस तरीके से उसे कंडक्ट करना है वो एग्जाम, बच्चों को कितना दूरी पे बैठाना है या कौन से बच्चा कहाँ बैठाना है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद बात होगी सेक्शंस इन क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में कितने सेक्शन होंगे, आपने देखा होगा किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, तो वो चीज़ें। मार्किंग स्कीम क्या होगी, कितने मार्क्स दिए जाएंगे एक क्वेश्चन ठीक होने पे, कितने मार्क्स अवार्ड होंगे। फिर जब ये सारा क्वेश्चन पेपर तैयार हो गए, फिर उसके बाद उसे रिव्यू किया जाएगा कि क्वेश्चन पेपर में कोई कमी तो नहीं है, अगर कोई कमी है तो उसे फिर चेंज किया जाएगा। फिर बात आती है एडमिनिस्ट्रिंग द टेस्ट। एडमिनिस्टर मतलब टेस्ट जब हो रहा है उस बारे की बात है ये, कि जब टेस्ट हो रहा है तो कैसी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है बच्चों को, टाइम कितना लिमिट दिया जा रहा है, वही सारी चीज़ें आएगी। फिर टेस्ट रिजल्ट। टेस्ट रिजल्ट मतलब जो हमारे पास स्कोर आए, चेक किया टेस्ट को, स्कोर आए, उनको सारे को कंपाइल किया कि हाँ कौन से बच्चे के कितने ज़्यादा आए, किसके कम है, एक प्रॉपर लिस्ट तैयार कर लेते हैं जब पूरे टेस्ट की, कि हाँ इतने मार्क्स इतने पर्टिकुलर बच्चे को अवार्ड किए गए हैं। फिर उसके बाद जैसे मैंने पहले आपको बताया था, स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं इससे हम, कि क्या करेंगे, हम ग्राफ्स वगैरह बनाएंगे, मीन एवरेज ये सारी चीज़ें निकालेंगे कि हाँ कितना परफॉर्मेंस बच्चों की ठीक है, या कौन से नंबर ज़्यादा आ रहे हैं बच्चों के, या किस सब्जेक्ट में कमी आ रही है, तो ये सारा हमें उससे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर अगर हम बात करें मेरिट्स ऑफ यूनिट टेस्ट, मेरिट्स क्या है, क्या फायदे हैं यूनिट टेस्ट के, तो सबसे पहले तो क्या है, लर्नर्स की अचीवमेंट पता चलती है, उसकी क्या वीकनेसेस है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, ये पता चलती है। बच्चों को हम क्लासीफाई कर पाते हैं कि कौन से बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, कौन से स्लो लर्नर्स हैं, किसको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग क्या है, कि कितना बच्चों को समझ आ रहा है, जो बात हमने पढ़ाई उन्हें वो समझ आई भी है या नहीं, ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। टीचर्स को इंप्रूव करने में मदद
मिलती है, टीचर को पता चलता है कि इस पर्टिकुलर यूनिट में बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्या दोबारा रिवाइज करवा सकते हैं उसे। बच्चों को बेटर परफॉर्म करने में मदद करती है। जैसे मान लीजिए कि इस यूनिट टेस्ट में बच्चे के मार्क्स अगर अच्छे नहीं आए तो वो कोशिश करेगा अगली बार कि वो इम्प्रूव कर पाए। तो वो चीज़ है कि और अच्छे आते हैं तो उसे पता चल जाता है कि हाँ ये वाली यूनिट मेरे तैयार हो चुकी है, मुझे अगला करना है। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट फॉर फेसिंग द एग्जामिनेशन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है हम जब क्या करते हैं कि जब एग्जाम होता है तो थोड़ा बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन ये क्या है पहले से एग्जाम दे रखा है, एक बार एग्जाम की तरह ही हो रहा है, तो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। प्रैक्टिकल इजी वे टू एडमिनिस्टर। फिर अगर हम बात करें डीमेरिट्स ऑफ यूनिट टेस्ट की, क्या डीमेरिट्स है, क्या कॉन्स है इसके, तो ये क्या है, डू नॉट असेस हायर लेवल थिंकिंग स्किल। सबसे पहली बात तो ये आ गई, क्योंकि क्या है एक यूनिट मिल रही है उसमें, तो एक यूनिट तो कोई भी तैयार कर लेगा, है ना, वो तो 1-2 घंटे में भी तैयार हो सकती है, तो वो चीज़ आ गई। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में नहीं रखा जाता, सबको एक ही टेस्ट दिया जा रहा है। Sources can't provide true knowledge of scores can't provide true knowledge of students learning। अब हो सकता है कि उस यूनिट टेस्ट में बच्चे को अच्छे से नहीं आता है, तो उसमें उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, वैसे उसकी नॉलेज अच्छी हो, तो एक क्या है कि ट्रू नॉलेज नहीं मिलती है स्टूडेंट की लर्निंग की, कि वो सच में अच्छा लर्नर है या नहीं है। और अगर कभी कभार बुरे मार्क्स आ जाते हैं तो बच्चे क्या क्या है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि मुझसे तो एक यूनिट ही नहीं हो रही, तो फिर मैं पूरा सिलेबस कैसे करूंगा, तो वो चीज़ हो जाती है। और क्या है मतलब अटेंशन हो सकता है उस वक्त उसकी ध्यान ना हो, या फिटीगनेस हो, या फिर इमोशनल इम्बैलेंस के कारण अच्छे मार्क्स ना आए, जिसकी वजह से बच्चा क्या है लो फील करे, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए उसका। तो ये सारे होंगे हमारे डीमेरिट्स। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम डेफिनेशन बताएंगे यूनिट टेस्ट की, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, स्टेप्स फॉर प्लानिंग बताएंगे, फिर उसके बाद मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब अगर हम बात करें एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन क्या है कि जब भी हम कुछ पढ़ाते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि बच्चे को वो चीज़ समझ में आई है या नहीं आई है। हम कह सकते हैं मीडिया थ्रू विच टेस्टिमनीज ऑफ बिहेवियरल आउटकम्स आर अवॉर्डेड, कि हम चेक करते हैं कि जो चीज़ हम पढ़ाना चाहते थे, जो बिहेवियरल चेंज हम लाना चाहते थे, जो इन्फॉर्मेशन हम उन्हें देना चाहते थे, वो उन्हें मिली है या नहीं है, ये किस क्वालिटी की मिली है, या क्या कमियां है उनकी परफॉर्मेंस में, ये सारी चीज़ें। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, वैलिडिटी होनी चाहिए इनकी, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए। वैलिडिटी इन द सेंस कि कुछ ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, क्या टीचिंग अप्रोचेस हम लगा रहे हैं वो पता होनी चाहिए। स्कोरिंग अप्रोच क्या होगी, किस बेसिस पे मार्क्स अवॉर्ड करेंगे। अवॉइड मैल प्रैक्टिसेस की, ये नहीं है कि गलत तरीके से कुछ ना हो, कि चीटिंग करवा रहे हैं या कुछ, वो नहीं हो चाहिए, तो वैलिडिटी उतनी नहीं रहेगी उस चीज़ की। रिलायबल होने चाहिए। कंट्रोलिंग फैक्टर इसमें हमारे पास आ जाएंगे, जैसे मार्किंग स्कीम हो, अप्रोप्रिएट टाइम हो, जिन पे हम रिलाई कर सकें। ऐसा नहीं कि किसी भी क्वेश्चन के लिए कुछ भी मार्क्स मिल रहे हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए। एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। अब इसमें अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स क्या आ जाते हैं हमारे पास, चेकर्स फ्रेम ऑफ माइंड। हो सकता है कि बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा हो, लेकिन चेकर का उस वक्त क्या है दिमाग मतलब मूड ठीक ना हो, और वो मतलब कुछ भी हो सकती है प्रॉब्लम, उसे इमोशनल इम्बैलेंस हो सकता है, तो वो क्या है इस बात को ध्यान में नहीं रखेगा और अब चेक करेगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो वहाँ पे हम उससे रिलायबिलिटी में थोड़ी कमी आ जाती है। स्टूडेंट की हो सकता है कि बच्चे को बहुत अच्छा आता हो, लेकिन उसकी तबीयत ठीक ना हो उस वक्त और वो टेस्ट ना लिख पाए, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये जो थोड़े अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, बाकी क्या है पूरी तरीके से ये रिलायबल होते हैं एग्जाम से, इन पे हम रिलाई कर सकते हैं कि हाँ जो इनका रिजल्ट आ रहा है वो ठीक है। वैलिडिटी होती है इनकी। डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि मदद करते हैं डिस्क्रिमिनेट करने में। जैसे मान लीजिए कि जिसके अच्छे मार्क्स आए हैं तो हम समझ जाते हैं कि इनको वो चीज़ समझ आ रही है, तो ये अब हायर लेवल की चीज़ पढ़ सकते हैं। अगर जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो हम उनको क्या डायग्नोस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तो क्या है डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की। अब हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्या है, जो हाफ एकेडमिक ईयर में होते हैं, जब आधा साल बीत जाता है तब होते हैं, इसीलिए नाम क्या है हाफ ईयरली, कि साल के आधे में। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन एक तरीके से बच्चों को पता चलता है अपनी वीकनेसेस के बारे में। जब एक टर्म का सिलेबस खत्म हो जाता है तो उसके बाद कंडक्ट होते हैं, और नॉर्मली क्या होता है कि जैसा पैटर्न फाइनल एग्जाम में आना होता है उसी पैटर्न पे ही होते हैं। तो इससे क्या है बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है इंप्रूव करने की। जैसे मान लीजिए कि अगर हाफ ईयरली में बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, तो अगर वो बहुत मेहनत करता है तो एनुअल तक इंप्रूव करके एनुअल में अच्छे मार्क्स लेके एक अच्छा स्कोर बना सकता है, एक अच्छी परसेंटेज बना सकता है। तो क्या है इंप्रूवमेंट में मदद मिलती है यहाँ पे। स्टेप्स क्या है इसे कंस्ट्रक्ट करने की, पहले तो बात यह है कि स्कूल के टीचर्स ही कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्वेश्चन बैंक होता है एक प्रॉपर, और एक ऑब्जेक्टिव सेट होता है टीचर के माइंड में कि हाँ मैं इतने चैप्टर्स का टेस्ट लेना चाहता हूँ और उनमें से मैं पता करना चाहता हूँ कि बच्चों को किस लेवल की नॉलेज मिली है। एक प्रॉपर प्लानिंग होगी, क्वेश्चंस को क्या किया जाएगा, एडिट किया जाएगा, फिर पूरे क्वेश्चन पेपर को रिवाइज किया जाएगा। फिर उसके बाद वही बात आ जाएगी, उस बेसिस पे क्या होगा, स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट होगा उस चीज़ का।
मेरिट्स की बात करें अगर हाफ ईयरली एग्जाम्स की, तो इंस्पिरेशन मिलती है, स्टूडेंट्स को पढ़ने की इच्छा होती है, टीचर्स को मदद करता है ये जानने में, वही थोड़े थोड़े सेम ही मेरिट्स आएंगे सब में, कि टीचर्स को मदद मिलती है कि ये जानने में कि बच्चे को कितनी चीज़ समझ आई है या नहीं आई है, वीकनेसेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है। एनुअल एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन हो जाती है क्योंकि आधा सिलेबस हो गया, अब आधा ही पढ़ना है आगे। डिसीजन एबिलिटी आ जाती है कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि सारा फॉर्मेट वही आ रहा है, तो वो दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये वाले क्वेश्चन में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं सेक्शन डी से शुरू करते हैं, कुछ सेक्शन ए से ही शुरू करते हैं, तो उस हिसाब का पता चल जाएगा कि हमारे लिए कौन सा ठीक है। इंप्रूव करने में चांस देता है, हेल्प्स टू डायग्नोस। अब टीचर क्या है, डायग्नोस कर सकता है कि अगर बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं तो किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है या कहाँ पे उसे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। डीमेरिट्स ऑफ हाफ ईयरली एग्जाम्स की बात करें तो अगर बुरा स्कोर आता है तो बच्चे का कॉन्फिडेंस अफेक्ट होता है। एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स जो है अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए वही बात आ गई कि बहुत शोर हो रहा है तब भी एग्जाम नहीं लिख पाएगा, या फिर क्या है इमोशनल इम्बैलेंस है, फटीगनेस है, या फिर मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है, तब भी प्रॉब्लम आएगी। टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा है लेकिन हम टेस्ट ले रहे हैं तो टाइम कंज्यूम तो हो ही रहा है। एनुअल एग्जामिनेशन की अब हम बात करें तो एनुअल एग्जामिनेशन क्या है, ओल्डेस्ट मेथड है, बहुत पहले से ये होता ही था कि अगली क्लास में जाने के लिए एनुअल एग्जाम्स तो लिए ही जाते थे शुरू से, और ये बाकी यूनिट टेस्ट हाफ ईयरली ये बाद में चले हैं। तो ये ओल्डेस्ट मेथड है। नॉर्मली रिटन एग्जामिनेशन ही होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, ऐसे टाइप क्वेश्चन आते हैं, पूरा वर्णन देना पड़ता है, मतलब हर तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसमें। नोट्स एंड लेक्चर्स पे बहुत एम्फेसिस होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है तो नोट्स जरूर देने पड़ते हैं, वो चीज़ आ जाती है। पूरे साल जो पढ़ा है वो आता है सिलेबस में, ऐसा नहीं है कि 2-4 यूनिट, पूरे साल जो भी चीज़ पढ़ी गई है वो आएगी। और एग्जाम जनरली क्या होते हैं अप्रैल या मई के मंथ में होते हैं। तो अगर इसमें हम स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट की बात करें तो वो एज सिमिलर टू हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आएगा कि वही टीचर्स बनाएगा, क्वेश्चन बैंक होगा, प्लानिंग करेंगे, प्रॉपर क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, रिवाइज करेंगे क्वेश्चन पेपर को, फिर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, वो सारा सेम आ जाएगा। अब हम मेरिट्स ऑफ एनुअल एग्जाम्स की बात करें तो इजी होते हैं ये, कि पता चल रहा है हमें कि बच्चे ने पूरा क्या सीखा है। कॉग्निटिव एबिलिटीज को चेक करते हैं कि क्या वो प्रॉपर्ली सॉल्व कर पा रहा है, कॉन्फिडेंस से कर पा रहा है कोई काम। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज आती है इसमें, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन जो है वही वो मतलब क्या है लर्न, मतलब वो सारे सिलेबस में से आए हैं, तो उसे पता चलता है कि कहाँ पे मुझे कैसे सॉल्व करना है, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है। अब इतना सारा पेपर डिस्क्रिप्टिव वे में लिखेंगे तो लैंग्वेज स्किल भी इंप्रूव होंगी। और सबसे मेन बात क्या है कि अपग्रेडिंग के लिए यूज होता है। अगर इसमें पास होते हैं बच्चे तभी उन्हें नेक्स्ट क्लास में भेजा जाता है टू गेट एडमिशन इन न्यू क्लास। फिर अगर हम बात करें डी मेरिट्स ऑफ एनुअल एग्जाम्स की, डी मेरिट्स क्या है, कॉन्स क्या है। क्वेश्चन पेपर क्या है, डू नॉट रिलेट टू होल कोर्स बट ओनली फ्यू आइटम्स। अब सिलेबस बहुत सारा है लेकिन क्वेश्चन पेपर में से आइटम्स जो है कुछ यूनिट्स में से ही आएंगे। अब क्या है 14-15 यूनिट है तो क्वेश्चन तो कुछ यूनिट्स में से आएंगे ना, तो बाकी जो टॉपिक पढ़े वो बेकार हो गए, या फिर मतलब आगे तो वैसे यूज होंगे लेकिन उस क्वेश्चन पेपर में यूज नहीं हो रहे हैं। इवेल्युएशन क्या है, बहुत ज़्यादा टीचर के मूड पे डिपेंड करती है। हो सकता है जब टीचर उस वक्त चेक कर रहा है तो उसका मूड अच्छा ना हो तो मार्क्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। स्टूडेंट्स जो है वो पेपर नहीं देख पाते जो उनका चेक किया, तो एनुअल एग्जाम के पेपर नहीं दिखाए जाते कभी, या फिर मतलब अगर आप री इवेल्युएशन भरते हो या कुछ तब थोड़े बहुत आपको दिखा सकते हैं। तो क्या है बच्चे को पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे उसकी प्रॉब्लम है, कहाँ पे मार्क्स कटे हैं, टीचर अपनी मर्जी से जैसे भी मार्क्स दे सकता है। गोल ऑफ टीचिंग क्या है, टू अचीव सक्सेस इन एग्जामिनेशन। एग्जाम हो जाए वो गोल ऑफ टीचिंग है, बच्चों को क्या नॉलेज मिली है उस पर बेसिक मतलब फोकस नहीं है, क्योंकि एग्जाम हुए और मार्क्स दिए और बच्चों को पास या फेल कर दिया, कुछ रेमेडी नहीं हो रही है उसकी, कुछ डायग्नोज नहीं किया जा रहा है। तो गोल ऑफ टीचिंग सिर्फ क्या है, सक्सेस ऑफ एग्जामिनेशन है। हैवी वर्कलोड है, बहुत सारा काम होता है, बहुत सारे मतलब टीचर्स के लिए अभी पूरा अरेंज करना, पूरा सेटिंग अरेंजमेंट बैठाना, और उसके बाद क्या है कि सिलेबस भी बहुत ज़्यादा होता है। बात करें अगर हम सेमेस्टर सिस्टम की, अब तो सेमेस्टर सिस्टम क्या है कि एग्जाम जो है हर 6 मंथ बाद होंगे, तो इसलिए सेमेस्टर मतलब पर सैम मतलब 6 मंथ, सेमेस्टर का मतलब होता है 6th मंथ। तो ये क्या बहुत ही प्रोएक्टिव सिस्टम है, क्योंकि इसमें क्या है कि पूरे सेमेस्टर में क्या है कि बच्चे भी इंगेज हैं और टीचर्स भी इंगेज है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चलती जा रही हैं। तो सेमेस्टर सिस्टम क्या है, नीड ऑफ आवर है, क्योंकि क्या है कि बच्चों को हमेशा पढ़ाई के साथ जुड़े रखने के लिए। पहले क्या होता था कि बच्चे क्या है कि जब लास्ट टाइम एनुअल एग्जाम होंगे तब पढ़ लेंगे और अच्छे मार्क्स ले लेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। सेमेस्टर सिस्टम से क्या हो गया कि उनको पूरा साल भर पढ़ना ही पड़ेगा। मेन फीचर्स क्या है सेमेस्टर सिस्टम के, मैनेजेबल है, मतलब कि गोल ओरिएंटेड है, कोई गोल है जिसको हम अचीव करना चाह रहे हैं। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, पूरा साल भर आपको चेक किया जा रहा है कि आपकी एबिलिटीज को चेक किया जा रहा है, आपकी इंप्रूवमेंट को चेक किया जा रहा है, आपकी कमियों को डायग्नोज किया जा रहा है। कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव, कंसंट्रेट ओवर अ लिमिटेड सेगमेंट, ऐसा मतलब कि क्या प्रॉपर इतना आधा ही सिलेबस आ रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सिलेबस आ रहा है, तो लिमिटेड सेगमेंट पर कंसंट्रेट होता है। कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, अब क्या है कि पूरे साल भर टीचर और स्टूडेंट एक साथ रहेंगे तो इंटरेक्शन ज़्यादा होगी, जब इंटरेक्शन कम्युनिकेशन ज़्यादा होगी तो उससे क्या है कि अच्छा पॉजिटिव रिलेशन बनेगा। नो रिपीटेशन ऑफ सिलेबस, सिलेबस रिपीट नहीं होता है, एक सेमेस्टर में जो सिलेबस आ गया वो वहीं पे खत्म हो गया, तो क्या है बर्डन कम हो गया एक तरीके से।
अटेंडेंस ओरिएंटेड सिस्टम है कि अटेंडेंस ज़रूरी होती है कि पर्टिकुलर परसेंटेज ज़रूरी होता है कि अगर आपकी इतनी परसेंटेज है अटेंडेंस की तभी आपको एग्ज़ाम दिया देने जाता है। तो वो चीज़ आ गई कि अटेंडेंस ओरिएंटेड सिस्टम है। वैरायटी ऑफ कोर्सेज के लिए होता है, जैसे आपने कॉलेजेस में भी देखा होगा, बीसीए का कोर्स है या कोई भी कोर्स है, बीएससी है या फिर कोई और पढ़ाई है, तो मतलब क्या है, वैरायटी ऑफ उसके लिए कोर्सेज के लिए होता है। मेरिट्स क्या है सेमेस्टर सिस्टम के? अपॉर्चुनिटी देता है सेल्फ असेसमेंट, क्योंकि 6 महीने बाद ही हम खुद को चेक करें, सेल्फ असेस कर सकते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है कैसे पेपर देना है, कैसे करना है। क्लासरूम इंटरेक्शन होती है, टीचर से क्या लगातार बात चल रही है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव हमेशा सीखने को मिलेगा। रेगुलर स्टडी हैबिट्स बनती है, क्योंकि क्या है कि अब हमारे क्या पूरे साल कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हो रही है, तो क्या पूरे साल भर क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, रेगुलर स्टडी हैबिट्स होगी, रेगुलर क्लासेस लगेंगी। सिलेबस का बर्डन कम होता है, क्योंकि थोड़ा सिलेबस आता है सेमेस्टर के हिसाब से, 6 महीने का सिलेबस आएगा। स्टूडेंट क्या है बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं। इवैल्यूएशन साल में 2 बार हो रही है, तो 2 बार क्या है मौका मिल रहा है टीचर को जानने का कि बच्चे की क्या इंप्रूवमेंट हुई है, क्या चेंजेस आए हैं। अगर हम बात करें डीमेरिट्स ऑफ सेमेस्टर सिस्टम की, तो डीमेरिट्स क्या है कि जो लेट एडमिशन बच्चे होते हैं उनको बड़ा सफर करना पड़ता है, क्योंकि पढ़ाई क्या है शुरू से ही स्टार्ट होगी और जो एक बार पढ़ा दिया वो दोबारा तो बहुत कम रिवाइज करने का टाइम मिलता है। तो क्या है कि इनएडुकेसी ऑफ टाइम, लेट एडमिशन बच्चों के लिए प्रॉब्लम होगी, वर्कलोड बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले क्या है एक बार साल के आधे में एग्जाम हो रहे हैं, फिर दोबारा फिर से एग्जाम हो रहे हैं, तो वर्कलोड थोड़ा बढ़ जाता है। रिस्ट्रिक्ट को करिकुलर एक्टिविटीज, क्योंकि क्या टीचर का बहुत ध्यान होता है कि हाँ इस 6 महीनों में हमें सिलेबस कंप्लीट करवाना है, तो क्या को करिकुलर एक्टिविटीज उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती हैं। एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए भी उतना मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि टीचर्स का सिलेबस ही ढंग से खत्म नहीं होता है। तो क्या कभी कभी क्या होता है कि टाइमली क्या कंप्लीट नहीं हो पाता है सिलेबस, तो टीचर क्या करते हैं कि ये चीज़ आप खुद ही पढ़ लेना, तो फेलियर ऑफ टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। अब अगर हम बात करें बोर्ड एग्जामिनेशन की, बोर्ड एग्जाम क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं करियर को डिसाइड करने में बच्चे के। कब होते हैं? एक तो 10th में होते हैं और एक 12th में होते हैं, दोनों लेवल पे होते हैं। नेशनल लेवल पे भी होते हैं, स्टेट लेवल पे भी होते हैं। नेशनल पे आपने देखा होगा सीबीएसई, आईसीएसई, ये सारे बोर्ड्स जो सेंटर कंडक्ट करवाता है, और स्टेट लेवल पे एचपी बोर्ड, पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, हर स्टेट का अपना अपना बोर्ड होता है, तो उस लेवल पे भी होते हैं बोर्ड एग्जाम। जनरली फरवरी या मार्च में होते हैं और रिजल्ट कब निकलता है? मई या जून में। अब बात करेंगे इसके प्रोसीजर की, कैसे कंडक्ट किए जाते हैं। पूरी कंट्री में साइमल्टेनियसली कंडक्ट किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कुछ सीबीएसई बोर्ड का कोई एग्जाम चल रहा है, हिमाचल में चल रहा है, तो वही एग्जाम अगर पंजाब में कोई सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है तो वहाँ पे भी होगा, तो साइमल्टेनियसली कंडक्ट किए जाते हैं। पूरी क्वेश्चन पेपर की सिक्योरिटी रखी जाती है कि क्वेश्चन पेपर लीक ना हो जाए, क्वेश्चन पेपर ध्यान से रहे, ताकि कुछ अनफेयर मीन से मतलब कोई क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट ना कर पाए। मल्टीपल सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं, सेट्स बनाए जाते हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, ताकि क्या है कि वैरायटी मिले और कोई चीटिंग का स्कोप ना रहे उतना। डिफरेंट प्लेस होती है एग्जामिनेशन के लिए, जहाँ पे हमारा स्कूल होता है कभी भी वहाँ पे एग्जाम नहीं होता है, सेंटर आता है दूसरी जगह। वही चीज़ आ गई ताकि फेयर तरीके से कंडक्ट करवाया जाए। रोल नंबर को मास्किंग की जाती है, मतलब असली रोल नंबर छुपा दिया जाता है, क्योंकि क्या है कि ऐसा हो सकता है कि किसी टीचर को ये बोला जाए कि हाँ इस रोल नंबर को अच्छे मार्क्स दे देना, तो या कुछ, तो इसलिए रोल नंबर छुपा दिए जाते हैं ताकि फेयर वे से चेकिंग हो सके। 3 घंटे मिलते हैं इस एग्जाम के लिए हमें। इवैल्यूएशन की बात करें तो सबसे पहले तो वही बात कि फॉल्स रोल नंबर अटैच होता है ताकि अच्छे से इवैल्यूएशन हो पाए। टीचर्स जो चेक करते हैं उनके पास एक आइडियल आंसर की आती है कि हाँ ये आंसर होने चाहिए, उसमें तब आप मार्क्स देंगे। प्रॉपर रीचेकिंग होती है, जब एक बार एक टीचर ने चेक कर लिया तो उसके बाद रीचेकिंग होती है उन पेपर्स की, फिर उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। तो इसमें क्या है कि करियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करते हैं कि कहीं कहीं आपने देखा होगा कि बोर्ड एग्जाम्स में कितने परसेंटेज आए, जैसे 12th में कितना रिजल्ट आया है परसेंटेज, वो भी एंट्रेंस एग्जाम या आगे क्या है जॉब वगैरह में चेक किए जाते हैं। तो वो चीज़ आ गई यहाँ पे, इसलिए करियर डिसाइड करने में बहुत मदद करते हैं ये, या फिर किस सब्जेक्ट में कितने अच्छे परसेंटेज आए हैं, तो इस हिसाब से बच्चा क्या है उसी सब्जेक्ट को आगे जाके चुनता है या जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। अब बात करें एंट्रेंस टेस्ट की। एंट्रेंस टेस्ट क्या होता है? जैसे वर्ड ही बता रहा है एंट्रेंस, मतलब एंट्री के लिए जो कहीं, तो ये क्या है वेरियस यूनिवर्सिटीज, स्कूल, इंस्टीट्यूट्स कंडक्ट करवाते हैं। इनका मेन मोटिव क्या होता है? बच्चों को सिलेक्ट करना, एग्जामिनेशन टू सिलेक्ट स्टूडेंट्स, कि बच्चे उस मतलब जिस भी कोर्स में जाना चाहते हैं या जहाँ पे भी उनकी एंट्रेंस होनी है तो वहाँ पे क्या वो सुटेबल हैं, तो उस बेसिस पे टेस्ट होता है। सबसे पहले यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में 1857 में शुरू हुआ था। और क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, या दोनों भी हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि एमसीक्यू टेस्ट ही दिए जाएं। जनरली क्या होता है कि वैसे तो स्कूल लेवल में भी होते हैं एंट्रेंस टेस्ट, लेकिन जनरली हायर लेवल्स में ही होते हैं। जैसे कॉलेजेस में आपने सुना होगा कि हाँ एंट्रेंस टेस्ट है, इंजीनियरिंग का एंट्रेंस टेस्ट है या किसी और चीज़ का। स्कूल लेवल में भी जैसे जो बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं, मतलब जो हाईली रेपुटेटेड स्कूल्स होते हैं, वो बच्चे को अपने स्कूल में एडमिशन देने से पहले एक टेस्ट देते हैं, तो वो सारी चीज़ें आ गई। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एंट्रेंस टेस्ट की? जनरल एडमिशन वही की टेस्ट देंगे और एडमिशन हो, एडमिशन बाय रिकमेंडेशन। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं या जिनके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज होती हैं,
तो उनको क्या है, रिकमेंडेशन मिलता है कि हाँ प्रिंसिपल ने रिकमेंड किया या किसी हायर ऑफिशियल ने रिकमेंड किया, तो उनका क्या है कि इंटरव्यू होता है, उनको थोड़ी रिलैक्सेशन होती है। स्पेशल एडमिशन फॉर रिटर्न स्टूडेंट, अब जो फॉरेन से बच्चे आए हैं या वहाँ पे पढ़ के आए हैं तो उनको भी क्या है, थोड़ी रिलैक्सेशन मिलती है। उनका इंटरव्यू के बेसिस पे होता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका प्राइवेट फंड्स के बेसिस पे, क्योंकि उनका क्या है, सिलेबस हमसे मिलता जुलता नहीं है, तो वो सेम टेस्ट यहाँ पे उनके लिए नहीं ले सकते। तो उनके लिए एक अलग प्रोसीजर होता है, जैसे मान लीजिए कि उनके लिए क्या करेंगे, इंटरव्यू ले लेंगे या फिर एक अलग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करेंगे, तो वो चीज़ आ जाती है। अलग अलग तरह के एंट्रेंस टेस्ट है जिसके बारे में आप जानते हैं, तीन चार यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो आर्मी नेवी एयरफोर्स में जाने के लिए होता है। जेई, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए होता है। नीट का एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो कि एमबीबीएस वगैरह के लिए होता है, बीडीएस के लिए होता है। गेट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद नाटा, हमारे पास नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। तो ये सारी जो है अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट है, इसमें जो कुछ भी आपको आता है वो सारा लिख सकते हैं, जितने भी एंट्रेंस टेस्ट के नाम पता है कि ये सारे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर, मतलब अगर सब्जेक्ट हमें इतने चूज करना है या पर्टिकुलर कोर्स में जाना है तो वहां पे एंट्री के लिए हमें ये एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। अब अगर हम बात करें इनके मेरिट्स की, तो मेरिट सेम हो जाएंगे जैसे पिछले में थे, वही नॉलेज लेवल पता चलती है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस कब पता चलता है कि हम नए कोर्स में एडमिशन ले पाते हैं, ये सारे मेरिट्स हैं। इसके डीमेरिट्स की बात करें तो भी सेम ही आ जाएगा। फिजिकल हेल्थ का इफेक्ट पड़ता है, मेंटल हेल्थ का इफेक्ट पड़ता है, लक मतलब काम कर सकते हैं, लक फैक्टर आता है यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए कि आपने थोड़ा सा ही सिलेबस पढ़ा और बाय लक वही चीज़ें आ गई, और कोई हो सकता है कि इसने बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ा हो लेकिन बाय लक, बैड लक की वही चीज़ें आई जो उसने ना पढ़ी हो। तो ये सारे थोड़े फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं यहाँ पे। अब अगर हम बात करें नेशनल अचीवमेंट सर्वे की, नेशनल अचीवमेंट सर्वे क्या है, जो सर्वे क्या है नेशनल लेवल पे कंडक्ट करवाए जाते हैं ताकि पता चले कि बच्चों को कितनी एजुकेशन मिल रही है या एजुकेशन फील्ड में क्या काम हो रहा है, क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या क्या लेवल है एजुकेशन का, वो सारी चीज़ें इसमें चेक की जाती थी। अंडर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ये चलाया गया था प्रोग्राम, ताकि चेक किया जाए कि गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट एडेड स्कूल जहाँ पे मतलब गवर्नमेंट एड प्रोवाइड करवा रही है, फंड्स दे रही है, वहाँ पे काम अच्छे से हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, या जो पॉलिसीज गवर्नमेंट बना रही है वो वहाँ पे फॉलो हो रही है या नहीं। ये ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ प्लान ही बन रहे हैं और वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए एक सर्वे किया जाता था, तो किया जाता है अब भी। तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है मेन, वही कि बच्चों का अचीवमेंट लेवल चेक करना कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उन्हें कितनी चीज़ें समझ आ रही हैं, डिफरेंस इन अचीवमेंट विद रिस्पेक्ट टू एरिया के रिस्पेक्ट में, जेंडर के रिस्पेक्ट में, सोशल ग्रुप्स के रिस्पेक्ट में, कि कैसे फर्क आ रहा है कि कौन से जेंडर के बच्चे किस सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे हैं, उन्हें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो यही सारी चीज़ें पढ़ना कि होम का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, स्कूल का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, टीचर का इफेक्ट क्या पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए कि स्कूल में नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने हैं ये चेक किया जाता था, नंबर ऑफ पीरियड्स पर डे कितने हैं, क्योंकि उसी हिसाब से क्या होगा, बच्चे की स्टडी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है। अब मान लीजिए कि आपके स्कूल में साइंस रखा है आपने 11th 12th में, और अगर आपके पास लैब्स ही नहीं है तो वो तो फिर गलत बात हो जाएगी। तो वही चेक करना कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है या नहीं है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल प्रॉपर है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि टीचर कुछ भी गाइड वगैरह से कहीं से भी पढ़ा दे रहा है। फिर टीचर की बात आती है कि टीचर की क्वालिफिकेशन कैसी है, टीचिंग एड्स कैसे हैं, बिहेवियर कैसे यूज करें, तो इन सारी चीज़ों को चेक करना, इनके बेसिस पे कैसे स्टडीज में फर्क आ रहा है वो देखना। होम की बात करें तो नंबर ऑफ सिबलिंग्स कितने हैं, जैसे ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा कि एसएससी के दौरान की नंबर ऑफ सिबलिंग्स का भी फर्क पड़ता है। वही सारे फिजिकली चैलेंज्ड है या नहीं है बच्चा, लैंग्वेज कौन सी बोल रहा है वो घर पे, क्योंकि जो लैंग्वेज घर पे बोलेगा उससे क्या है बहुत इफेक्ट पड़ेगा कि वो स्कूल में कैसा परफॉर्म करता है। होमवर्क उसके घर वाले उसका चेक कर रहे हैं या नहीं, प्रॉपर होमवर्क करवा रहे हैं या नहीं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे, इन सारी चीज़ों को चेक करना, इनके बेसिस पे मतलब एक डाटा इंटरप्रेट करना कि हाँ ये इंप्रूवमेंट चाहिए या ये पॉलिसी अच्छे से लागू नहीं हो रही है या ये वाली पॉलिसी लागू करनी चाहिए। स्टेप्स क्या हैं नेशनल अचीवमेंट सर्वे से? सबसे पहले तो प्री कंडक्ट, सर्वे कंडक्ट करने के पहले क्या होता है, प्रॉपर प्लानिंग होती है कि हाँ क्या क्या होगा, किस करिकुलम एनालिसिस होता है कि क्या सिलेबस है, उसके बेसिस पे हम बच्चे को चेक करेंगे। आइटम्स डेवलपमेंट होगी कि हम क्या क्वेश्चंस पूछेंगे बच्चे से, क्वेश्चनरीज डेवलपमेंट, फिर एक तरीके से सैंपल तैयार कर लेंगे कि वो हम किस तरीके से करेंगे। कंडक्ट जब करेंगे तो एक सैंपल तैयार करेंगे मेन सर्वे का, जैसे मैंने बताया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टूल्स कि किस किस बेसिस पे चेक करेंगे, कौन कौन लोग जाएंगे, और जो लोग जाएंगे चेक करने के लिए उनको थोड़ी ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे उन्हें बच्चों से बिहेव करना है, कैसे बात करनी है। ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को क्वेश्चन पूछ के वो डरा ही दें या कुछ, तो एक प्रॉपर सीक्वेंशियल वे होता है कि किस तरीके से बच्चे से क्वेश्चन पूछने हैं, तो वो सारी चीज़ की उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी जो फील्ड वर्क के लिए जाएंगे बंदे। पोस्ट कंडक्ट क्या होता है, अब जितना भी डाटा मिला है उनको क्या पूरी तरीके से मैनेज करके उसको एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है या कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, कहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या कहाँ पे काम अच्छा ही चल रहा है। फिर हम बात करेंगे साइकिल्स ऑफ नेशनल अचीवमेंट सर्वे अंडर एसएसए। अब कब कब हुआ था,
उन्होंने 3 क्लासेस की बात करी थी, क्लास 3rd, क्लास 5th और क्लास 8th की। क्लास 3rd में इन्होंने क्या दिया था, 2003 और 4 में सर्वे किया था, फिर 7 और 8 में किया था, फिर 12 और 13 में किया था। लैंग्वेज और मैथ्स को चेक किया था इन्होंने कि बच्चे की लैंग्वेज कैसी है और मैथ्स में नॉलेज कैसी है, एबिलिटीज कैसी है मैथ्स में। फिर क्लास 5th में इन्होंने सर्वे किया 2001 से लेकर 2002, फिर 2005, 6, 2009 से 2011। यहाँ पे इन्होंने 3 सब्जेक्ट्स की नॉलेज चेक करी, लैंग्वेज, मैथ्स, ईवीएस। किसी भी तरीके से नॉलेज चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने पीछे बताया क्वेश्चंस डेवलप करते हैं कि टेस्ट लेंगे हम या ओरली कुछ पूछेंगे, वाइवा लेंगे या क्या करेंगे कि कोई एक्टिविटी करवा के देखेंगे, वो सारी क्या है प्रॉपर पहले ही प्लानिंग हो जाती है प्री कंडक्ट के टाइम पे। फिर क्लास 8th में इन्होंने 4 सब्जेक्ट चेक किए, लैंग्वेज, मैथ्स, सोशल साइंस एंड साइंस। तो कब कब हुआ था ये, 2002 से 2003 तक, फिर 7 से 8 तक, फिर 10 से 13 तक। तो इन्होंने रिजल्ट में क्या पाया कि क्लास 3rd के बच्चों में लैंग्वेज में क्या है 64% बच्चे अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं और मैथमेटिक्स में 66% दे रहे हैं। क्लास 5th में इन्होंने देखा कि मैथ्स में क्या 51% अच्छा दे रहे हैं, ईवीएस में 54% और लैंग्वेज में 50%। और क्लास 8th में एसएसटी में 38%, साइंस में 36% और मैथ्स में 32% और लैंग्वेज में 46%। तो ये क्या है कि एक डाटा इंटरप्रेट किया इन्होंने पूरा कि इस हिसाब से बच्चे क्या है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे हैं या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उन्हें प्रॉब्लम आ रही है। जैसे इन्होंने देखा कि क्लास 8 में क्या है बच्चों का रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं था, तो उसी हिसाब से अब क्या ये पॉलिसीज बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तो क्या हो जाता है नेशनल असेसमेंट। इन्होंने क्या कर लिया, पूरा असेस कर लिया कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है, फिर एनालाइज करेंगे उस प्रॉब्लम को, फिर उसके बाद डायग्नोस करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लास 8th की इन्होंने प्रॉब्लम देखी कि बच्चे क्या उतना अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं, फिर उसके बाद रेमेडियल एक्शन होगा, पॉलिसीज बनाई जाएंगी कि इन्हें क्या एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाए या इनके करिकुलम में थोड़ा चेंज किया जाए या टीचिंग एड्स बेहतर किए जाएं। तो वो सारी चीजें हैं कि डायग्नोस करके रेमेडियल एक्शन होगा, और जब वो रेमेडियल एक्शन हो जाएगा फिर उसके बाद फिर से वही किसी और टॉपिक को लेकर असेसमेंट कर सकते हैं एंड द साइकिल गोज ऑन। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये खत्म होता है। अब बात करेंगे स्टेट लेवल अचीवमेंट सर्वे की। अब ये देखा गया कि सेंटर है वो तो अपना सर्वे कर ही रहा है, लेकिन वो क्या अब इतने अच्छे से हर जगह का सर्वे नहीं ना कर सकता। तो क्या हुआ, एमएचआरडी ने क्या डिसाइड किया कि स्टेट्स भी अपना सर्वे करेंगे। तो स्टेट सर्वे करती हैं और सेंट्रल सर्वे करता है। फिर उसके बाद क्या है, दोनों सर्वेज को कंपेयर किया जाता है कि हाँ ये डाटा ठीक भी है, ऑथेंटिकेशन है उस डाटा की कुछ। तो अगर मतलब दोनों के सर्वे में रिपोर्ट सेम आती है तब तो ठीक है, अगर रिपोर्ट सेम नहीं आती है तो फिर मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, या तो सेंटर ने कुछ गड़बड़ किया है या स्टेट ने कुछ गड़बड़ किया है। तो मतलब कंपेयर किया जाता है। तो स्टेट लेवल पे जो सर्वेज होते हैं उसमें क्या है, इन्होंने समग्र शिक्षा अभियान की बात करी कि जिसमें क्या है पूरी शिक्षा को देखा जाए कि कहाँ पे क्या चेंजेस चाहिए या कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसमें हमारा एसएससी भी आता है जिसमें हम 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज की बच्चों की बात करते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की बात करी। फिर उसके बाद टीचिंग एजुकेशन की, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों में इंप्रूवमेंट लाया जाए, टीचर्स में भी इंप्रूवमेंट लाया जाए। जैसे बीएड में क्या क्या सिखाना चाहिए, क्या वर्कशॉप्स होने चाहिए टीचर्स के लिए, क्या सेमिनार्स होने चाहिए, कैसी पॉलिसीज बनाई जाएं ताकि क्या है टीचिंग को बेहतर बनाया जा सके, कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वो सारी चीजें चेक करना। कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से ये चेक करना कि कहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ रही है, क्या फैसिलिटीज चाहिए उन्हें, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, ये सारी, ताकि प्रॉपर क्या है पॉलिसीज को क्या है इंप्रूव किया जा सके। अगर कुछ चेंज लाना है तो उनमें चेंज लाया जा सके। आइडेंटिफाई गैप्स मतलब कि अगर जैसे जो पढ़ाना चाह रहे हैं उसमें जो रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो मतलब पॉलिसी में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्लानिंग में प्रॉब्लम है या एग्जीक्यूटिंग में प्रॉब्लम है। करिकुलम को इंप्रूव करना ताकि बच्चे क्या अच्छे से समझ पाए, अच्छा लर्निंग आउटकम मिल सके। फिर हमारा अगला टॉपिक इसमें आता है यूज ऑफ क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक का क्या यूज है। अब क्वेश्चन बैंक क्या है, जैसे वर्ड ही बता रहे, बैंक क्या होता है, जहां पे कोई चीज अबंडेंट अमाउंट में होती है ना, तो वही चीज कि जब क्या है हम बहुत सारे क्वेश्चंस को एक साथ रखते हैं, वो क्वेश्चन क्या है प्रॉपर प्रोफेशनल्स या मतलब ट्रेनीज के द्वारा बनाए जाते हैं, ट्रेंड बंदों के द्वारा बनाए जाते हैं, ताकि क्या है एक ऑथेंटिकेशन हो उनकी, है ना, एक वैलिडिटी हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन उठा के डाल दे रहे हो। वो तो जो अच्छे से प्रोफेशनल्स हैं, जो एक्सपीरियंस बंदे हैं, वो क्या अच्छा क्वेश्चन ही डालेंगे, उन्हें पता है कि कौन से क्वेश्चन की कितनी वैल्यू है। तो अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखना चाहें तो है अ क्वेश्चन बैंक इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ टेस्ट आइटम्स डेवलप्ड बाय अ ग्रुप ऑफ ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल। कि क्या है लार्ज कलेक्शन ऑफ टेस्ट आइटम है जो कि ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल लोगों ने बनाई है, जिन्हें क्या है स्टोर करके रखा जाता है डिजिटल कंप्यूटर्स पे, और जब जब हम चाहें उसे चेंज कर सकते हैं। कुछ चेंज लाना चाहें तो हम वो कर सकते हैं, कुछ नया ऐड करना चाहें तो वो चीज कर सकते हैं। तो क्या है अगर हम सिंपल वर्ड में समझे तो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन फॉर कंसर्न सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर सिलेबस, कि एक पर्टिकुलर सिलेबस के हिसाब से कुछ जो क्वेश्चंस हमने बनाए हैं एक सब्जेक्ट को रिलेटेड, वो क्या हो गया उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक हो गया। अब क्वेश्चन बैंक में हम क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, कोई चीज हम नहीं डालना चाहते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं, कोई चीज निकालना चाहते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं कि अगर एक क्वेश्चन की जगह हम दूसरा क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं
तो वो चीज़ वो सीधे मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हम उसी क्वेश्चन में कुछ इंप्रूवमेंट लाना चाहें, कुछ ऐड करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कि अगर हमने कुछ किया है तो मतलब अपडेट कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं उसमें। तो ये एक अच्छी बात है इसकी क्वेश्चन बैंक जब हम कंप्यूटर पे बनाते हैं। और क्या क्या नाम है क्वेश्चन बैंक के, तो हम देखिए इन्हें आइटम कलेक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है ना इसमें। आइटम मैंने आपको पहले भी बताया था, आइटम है मीन्स क्वेश्चंस, कि कौन से क्वेश्चंस हम यूज करें, किस तरह के, वेरी शॉर्ट है या लॉन्ग आंसर्स हैं, वो चीज आती है। टेस्ट आइटम लाइब्रेरीज बोलते हैं इन्हें, आइटम रिजर्वर्स बोलते हैं, आइटम बैंक बोलते हैं। अब बात आती है कि नीड क्या है क्वेश्चन बैंक की, जरूरत क्या है। पॉपुलेशन इंक्रीज, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की, तो उसमें क्या है कि अगर अलग अलग तरीके के क्वेश्चन होंगे तो एक अच्छा मतलब इन्वायरमेंट बनेगा, अच्छा अलग अलग तरीके से सबको सीखने का मौका मिलेगा। तो एक तो ये चीज आ गई, इसीलिए क्या है कि हर किसी को अलग तरीके के क्वेश्चन दिए जाएं। जैसे क्या होता है, टीचर क्वेश्चन बैंक बना लेते हैं, तो जैसे स्कूल में मान लीजिए कि अलग अलग सेक्शन है, तो उनको अलग अलग क्वेश्चन पेपर देते हैं या कुछ, तो वो चीज आ गई। इंक्रीज इन नॉलेज, नॉलेज इंक्रीज होती है बच्चों की। कंपटीशन लेवल इंक्रीज होता है, क्योंकि कंपटीशन में जब आगे जाके मतलब स्कूल के बाद जब कभी भी वो देते हैं या फिर कंपटीशन में ही क्या है कि एक ही क्वेश्चन तो बार बार रिपीट नहीं ना होता है। तो पहले टीचर्स वो जो बनाते हैं, पेपर प्रोफेशनल्स जो होते हैं, वो पहले क्या पूरा क्वेश्चन बैंक बना लेते हैं कि हम इसमें से क्वेश्चंस डालते रहेंगे, तो उस हिसाब से क्या वो चेंज कर देते हैं। लार्ज स्केल एग्जामिनेशन होती है, एफिशिएंट टेस्टिंग प्रोग्राम है, रिलायबल है और वैलिड टेक्निक्स यूज की जाती है इन्हें बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा उठ के बना दे रहा है, एक प्रॉपर प्रोफेशनल्स बना रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉपर गोल सेट होता है, एक फेयर तरीके से टेस्टिंग होती है। मेरिट्स की बात करें अगर हम क्वेश्चन बैंक की, क्या मेरिट्स हैं, तो क्या बहुत कम चांसेस हो सकते हैं कि पेपर लीक हो, क्योंकि क्या अलग अलग क्वेश्चंस डाल रहे हैं ना हम। टीचर को एक हेल्प मिलती है कि कैसे उन्हें क्वेश्चन पेपर सेट करना है। अगर मान लीजिए कि टीचर को अचानक ही कह दिया जाता है कि एक क्वेश्चन पेपर बना के दे दो, तो फिर क्या है, उनके पास क्वेश्चन बैंक है तो वो इजिली बना सकता है। एक क्या लर्निंग को वेरियस एंगल से देखने की मदद मिलती है, क्योंकि क्या उसमें बहुत तरीके के क्वेश्चन हम रखते हैं कि हाँ ये वेरी शॉर्ट वाले हम मान लीजिए कि अगर पेपर में 10 डालने हैं, तो वो टीचर क्या है क्वेश्चन बैंक में वेरी शॉर्ट वाले एटलीस्ट 30 क्वेश्चन रखेगा, 20 क्वेश्चन रखेगा, तो क्या जल्दी बना सकता है। एक फैसिलिटी मिलती है, एक हेल्प मिलती है, इंप्रूव होती है वैलिडिटी ऑफ एग्जामिनेशन। अब अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो क्या कमियां हैं इसकी, क्या लिमिटेशंस है। एक्सपर्ट्स चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के पेपर बना दे, क्योंकि वो क्या क्वेश्चन बैंक बनाना है, एक प्रॉपर वैलिडिटी होनी चाहिए उस चीज की। तो एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, जो बंदा बना रहा है उसके स्पेशलाइजेशन हो उस सब्जेक्ट में, ताकि उसे पूरी नॉलेज हो कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कौन सा टॉपिक बच्चों को आगे भी यूज में आएगा, तो उस बेसिस पे बनाए वो। साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखना पड़ता है, मिक्स्ड ओपिनियन होते हैं इसमें कि जो बना रहा है उसको साइकोलॉजी की थोड़ी बहुत नॉलेज हो, कि ऐसा नहीं है कि वो सारे ही डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल दे या सारे सिंपल क्वेश्चन डाल दे। तो ये बात है। मिक्स्ड ओपिनियन मतलब जैसे आपने एक बार सुनी होगी ये बात, टू मेनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ। तो मतलब अगर बहुत ज्यादा लोग मिलके बनाएंगे तो हो सकता है कि काफी हौच पौच हो जाए, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। और टीचर का क्या क्रिएटिव पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता है कि एक बार क्वेश्चन बैंक बन गया तो बस फिर काम खत्म, उसी में से उसी में से क्वेश्चन उठा के दिए जा रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर हमारा टॉपिक और यूनिट 4 का पार्ट 1 पूरा खत्म होता है। आप में से कुछ लोगों का कहना था कि मैं स्पीड थोड़ी स्लो रखूं, तो एक्चुअली द प्रॉब्लम इज कि टाइम कम है, तो इसलिए मुझे स्पीड थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ती है। आप क्या है साइड में सेटिंग्स में जाके चेंज करके स्पीड स्लो कर सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इस पर एक बार पहले भी क्वेश्चन आया है, दैट व्हाट आर द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस इन लर्निंग असेसमेंट। तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि इस बार भी आने के चांसेस हैं। और अगर वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि मुझे भी और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिले, ताकि मैं इंस्पायर हूं कि हाँ मैं और वीडियोस बनाऊं कि औरों को हेल्प मिल रही है मेरी वजह से। थैंक यू, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस।